हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। गुड इवनिंग जयलाल। जल्दी जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट फंक्शन पहले पढ़ना है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चंस ना भी समझ आए, तो उसके लिए आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑन हैप्पी कोडिंग ऐप। ओके। जिसके अंदर में आपको पूरा C++ पढ़ा दिया जाएगा, बाकी जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप लोग वहाँ कवर कर रहे होंगे। ठीक है। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम अपना क्लास जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जितना हो सके आप लोग क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर में शेयर करें, ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ यहाँ कनेक्ट हो सकें। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप इन C++। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है? चाहे अगर आपने सी लैंग्वेज भी पढ़ा हो, तब भी आप बता पाएंगे कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। ओके, तो फटाफट से देखो क्वेश्चन को और आंसर करो। क्लास को शेयर करो जल्दी जल्दी से, जितना हो सके क्लास को शेयर करो, ताकि और ज्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके अपने साथ। सो फंक्शन प्रोटोटाइप यहाँ पे पूछा गया है। सबसे फर्स्ट कह रहा है कि द बॉडी ऑफ अ फंक्शन, जो बॉडी होती है किसी भी फंक्शन की, उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। दूसरा कह रहा है टू कॉल द कॉल टू अ फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो वाला जो स्टेटमेंट होता है वो प्रोटोटाइप होता है। तीसरा कह रहा है ए डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन बिफोर इट्स यूज, कि जो डिक्लेरेशन होता है किसी भी फंक्शन का उसको यूज करने से पहले, वो ही उसका प्रोटोटाइप माना जाता है। लास्ट कह रहा है ए रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो वैल्यू हम रिटर्न करते हैं उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ओके। तो प्रोटोटाइप की अगर हम बात करें या फिर हम डिक्लेरेशन की बात करें, देखो हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स के टाइम पे हमने पढ़ा था, जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं उससे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है, राइट। अगर हम नहीं करते हैं तो कंपाइलर उसको नहीं समझ पाता, और नहीं समझेगा तो वो डायरेक्ट एरर जनरेट कर देगा। तो वही सेम कहानी हमारे पास यहाँ पे होती है फंक्शंस के केस में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल भी आइडेंटिफायर है, पॉइंटर्स, एरे, ये सब भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उनको यूज करने से पहले हम उनको डिक्लेयर करते हैं, राइट। और उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और फंक्शन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसका प्रोटोटाइप। ठीक है। जिसके अंदर में हमारे पास क्या क्या आ जाता है बताओ? प्रोटोटाइप में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं उस फंक्शन के प्रोटोटाइप में? तो इस अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, कि जो फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होता है वही उस फंक्शन का प्रोटोटाइप माना जाता है। उसको हम डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं या फिर हम उसको प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं, दोनों में से जो हम चाहें वो नाम हम रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बताओ कि प्रोटोटाइप के अंदर में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं? क्या सिंटेक्स होता है किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने का या उसके प्रोटोटाइप को लिखने का, या फिर हमें क्या जरूरत है प्रोटोटाइप्स को लिखने की? तो क्या जरूरत है वो तो हमारा यहाँ क्लियर हो गया होगा, जो मैंने अभी बताया कि फंक्शन एक आइडेंटिफायर है, और जितने भी आइडेंटिफायर्स हमारे पास होते हैं उनके बारे में कंपाइलर ऑलरेडी नहीं जानता, तो हमें उसको खुद बताना होता है। वो हम कैसे बताते हैं? यूजिंग डिक्लेरेशन, राइट। तो जब भी किसी आइडेंटिफायर को हम यूज करते हैं उससे पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं, जैसे अभी तक हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, अब हम फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, वही प्रोटोटाइप। या आगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे, तो उनको भी पहले हम डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे जब हम किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। मैं आपको फंक्शन का बॉडी बना के देती हूँ, आप लोगों को उसका प्रोटोटाइप लिखना है। तो मैंने यहाँ बनाया, मैंने लिखा void fun, और मैंने लिखा int a char b। ठीक है। और ये इस फंक्शन का बॉडी है जिसमें एक्स वाई जेड जो भी हम काम करवा रहे हैं। अब इस फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख के दिखाओ, क्या इसका प्रोटोटाइप होने वाला है? अभी देखो, हम क्लास की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो क्लास तो अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है।
और अगर किसी फंक्शन को, जैसे हम क्लासेस बढ़ेंगे आगे कि अभी तक हम फंक्शंस को ओपनली लिख रहे होते हैं, उनका बॉडी हम बाहर ही बना रहे होते हैं सीधा, बट जब हम क्लासेस बढ़ेंगे वहां हम देखेंगे क्लासेस के अंदर में भी हम फंक्शंस लिख रहे होते हैं। तो वो चीजें हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्लासेस वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। अभी के लिए सीधा सीधा ये फंक्शन लिखा हुआ है, बॉडी है ये किसी भी फंक्शन का, इसका प्रोटोटाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ओके, आर्ग्यूमेंट्स, पास, कॉल, टाइम। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि क्या प्रोटोटाइप होगा। देखो यहाँ पे हमने पूरा बॉडी बनाया है। जब हम बॉडी बनाने से पहले सिर्फ प्रोटोटाइप लिखते हैं, उस केस में हम लास्ट में, जैसे मैं इसी के लास्ट में सेमीकोलन लगा दूं, ये मेरा प्रोटोटाइप बन जाएगा। समझ आया कि यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ना लिख के मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले रिटर्न टाइप लिख दिया, जो कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। फिर हमने इसका फंक्शन का जो नाम है वो लिख दिया, जो कि यहाँ पे फन है। फिर यहाँ पे जितने भी इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं। पहला रहेगा इंटीजर टाइप, दूसरा रहेगा कैरेक्टर टाइप। तो हमने लिखा इंट और हमने लिख दिया इस तरीके से कैर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नेम भी आप लिखें वो जरूरी नहीं होता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे आएगा, जो कि ऑब्वियसली हमने इसको बॉडी बनाने से पहले ही लिखा होगा प्रोटोटाइप को। और दूसरा चीज, जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉलिंग स्टेटमेंट से पहले प्रोटोटाइप होना चाहिए, राइट। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे, यहाँ मेरे पास आ रहा है मेन फंक्शन, यहाँ है अपने पास में मेन फंक्शन, और यहीं से हमने इस फन को कॉल किया है, जो भी एक्सपेक्ट है, जो भी कॉलिंग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ जब कंपाइलर आएगा, या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको पूरा लिख ही देती हूँ ताकि और ज्यादा अच्छे से एक बार आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं अभी के लिए इसको मैं हटा देती हूँ एक बार, हम सीधा सीधा एक बार मेन फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा void, हमने लिखा मेन, और यहाँ पे हमने फन को कॉल किया और दो वैल्यू, एक 10 और दूसरा, क्योंकि हमें कैरेक्टर टाइप वैल्यू पास करना है तो ये हमने पास कर दिए। ठीक है, और फिर अपना जो फंक्शन है उसको भी हम यहाँ बना देते हैं। फन नाम से फंक्शन है, पहला इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा उसके पास, दूसरा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होगा। ओके, तो ये फंक्शन का बॉडी हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें प्रोटोटाइप को लिखने की जरूरत क्यों हुई वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम किसी भी फंक्शन को, यहाँ हमने प्रोटोटाइप लिखा, तो जब कंपाइलर यहाँ आएगा मेन फंक्शन पे, क्योंकि हम किस अप्रोच पे वर्क करते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे, जब हम यहाँ आए तो जब कंपाइलर इस फन नाम के फंक्शन को कॉल करे, उससे पहले कंपाइलर के पास इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हमने प्रोटोटाइप नहीं लिखा तो उस केस में, क्योंकि कंपाइलर सीधा देखेगा फन फन, मुझे तो अभी तक कोई फंक्शन ऐसा मिला नहीं, आगे है, आगे जैसे हम कह सकते हैं कि फ्यूचर का तो उसको पता नहीं आगे किससे मिलने वाला है, वो क्या होने वाला है ना। तो वो प्रेजेंट में जीता है कि फन अभी तक मुझे नहीं मिला, इन केस अगर हमने प्रोटोटाइप नहीं लिखा। बट अगर हमने प्रोटोटाइप लिखा है तो कंपाइलर यहाँ आएगा, इसके बारे में कुछ चीजें नोट डाउन करके लेके जाएगा कि ये रिटर्न टाइप वॉइड होने वाला है, कुछ भी हम रिटर्न नहीं करेंगे, नाम है फन, दो आर्ग्यूमेंट होंगे, पहला होगा इंटीजर टाइप, दूसरा होगा कैरेक्टर टाइप। तो जब वो यहाँ आएगा तो वो पहचान जाएगा कि हाँ फन नाम का फंक्शन है, और पहला वैल्यू इंटीजर टाइप है, दूसरा वैल्यू आर्ग्यूमेंट के अंदर में कैरेक्टर टाइप है, तो वो उसको कॉल कर देगा सीधा सीधा। दूसरा, अब हमारे पास एक केस ये भी होता है कि हम प्रोटोटाइप ना लिखें, हम प्रोटोटाइप ना लिखें और एरर भी नहीं आना चाहिए, तो वो कौन सा केस होता है वो अब आप लोगों को बताना है। कि मैं कहूँ कि प्रोटोटाइप लिखना हर बार जरूरी नहीं होता, एक एक्सेप्शन भी होता है यहाँ पे कि उस केस में हमें प्रोटोटाइप को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वो आप लोगों को बताना है वो कौन सा केस होता है। ओके, तो अभी जो पूरी राम कहानी सुनाई है प्रोटोटाइप से रिलेटेड, उससे ही रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वेयर शुड अ फंक्शन प्रोटोटाइप बी प्लेस्ड इन द फंक्शन इज डिफाइंड आफ्टर मेन। ध्यान से देखना, फंक्शन प्रोटोटाइप बी प्लेस्ड, कहाँ पूछ रहा है कि कहाँ हमें डिक्लेयर करेंगे किसी भी फंक्शन प्रोटोटाइप को। अगर फंक्शन डिफाइंड आफ्टर मेन, फंक्शन को हमने मेन, जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी हम एक्सपाइट फंक्शन बनाने वाले हैं, उसको हमने मेन फंक्शन के बाद में डिफाइन किया हुआ, यानी कि डिफाइन यानी कि बॉडी,
उसका बॉडी हमने बाद में लिखा हुआ है, जैसे कि ये मेन फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का बॉडी बाद में है तो इसका प्रोटोटाइप हम कहाँ लिख रहे होंगे? ऑप्शन नंबर सी, बिफोर मेन। बिल्कुल, मेन फंक्शन से पहले, क्योंकि हम सबसे पहला जो कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को वो मेन फंक्शन से ही जाता है, राइट? हमारे पास इकलौता मेन फंक्शन होता है, बाकी सारे फंक्शंस हम खुद बनाते हैं, है ना? तो पहला ऐसा फंक्शन होता है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला वो मेन फंक्शन होता है। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सबसे पहला कॉल मेन फंक्शन से ही जाने वाला है। तो उसका जो प्रोटोटाइप होगा वो हम मेन फंक्शन से पहले लिखेंगे, है ना? अगर फंक्शन डिफाइन कहाँ किया हो, मेन फंक्शन के बाद में, उस केस में। अगर पहले ही डिफाइन किया हो उस केस में हमें प्रोटोटाइप को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? ये भी याद रखना। जो अभी मैंने पूछा कि मेन फंक्शन बाद में आ रहा है, पहले ये आ गया, डेफिनेशन आ गया पूरा फंक्शन का, उस केस में हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि कंपाइलर सबसे पहले इसके ऊपर आएगा, एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। कोई भी फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा बट उसको देखेगा कि वॉइड नाम, वॉइड टाइप का फंक्शन है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड है, नाम फन है, 2 आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप। जब वो फिर कॉलिंग स्टेटमेंट पे जाएगा तो वो ऑलरेडी चीजें यहाँ से नोट डाउन करके लेके जा चुका है इस फंक्शन के बारे में, तो उसको जानता है, तो वो सीधा सीधा कॉल कर देगा। तो उस केस में हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वर्चुअल प्रोटोटाइप फंक्शन। देखो ये जब हम ऊप्स पढ़ेंगे, है ना, क्लास और ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उस टाइम पे हम वर्चुअल फंक्शंस को और इन सारे फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम नॉर्मल फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो हम अभी के लिए सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं। जब हम ऊप्स पढ़ चुके होंगे फिर उसके अंदर में हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद आएगा वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो उसको हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे और डीपली। ओके, तो यहाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइप? इनमें से कौन सा फंक्शन प्रोटोटाइप करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स? सो सबसे पहले में हमने लिखा है इंट, उसका रिटर्न टाइप है, नाम है सम, फिर ब्रैकेट में हमने लिखा है कि इंटीजर टाइप ए वेरिएबल होने वाला है, यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप बी होने वाला है। यहाँ हमने लिखा है इंट सम, कोई ब्रैकेट्स हमने नहीं यूज किए तो ये सिंटेक्स इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा हमने फंक्शन, फंक्शन है हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं होता है ना, यहाँ पे हम अपना रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। दूसरा, फिर सेमीकोलन भी नहीं लगाया यहाँ पे। यहाँ इंट लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, लास्ट में पूरा सही था, लास्ट में हमने सेमीकोलन मिस कर दिया। सो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप यूज्ड इन सी प्लस प्लस? फंक्शन प्रोटोटाइप को हम क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है टू एलोकेट मेमोरी, किसी फंक्शन को मेमोरी अगर एलोकेट करवानी है तो फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं हम। दूसरा कह रहा है टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, उस फंक्शन के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए लिखते हैं। टू इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम एंड रिटर्न टाइप, हम कंपाइलर को इन्फॉर्म करने के लिए लिखते हैं। फोर्थ कह रहा है टू डिफाइन द फंक्शन लॉजिक, जो भी फंक्शन के अंदर में जो भी लॉजिक्स हमें बनाने हैं उसके लिए तो हमारे पास बॉडी होता है ना। मेमोरी एलोकेट तो तब होती है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ देखें टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज या तो हम कॉल करेंगे अगर आर्ग्यूमेंट्स में कोई वेरिएबल है तब वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, या फिर फंक्शन बॉडी के अंदर में जाके हम वेरिएबल्स को वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं। सो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कंपाइलर को इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि उसको उस फंक्शन के बारे में नॉलेज मिल जाए कि उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, किस किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, कितने आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं, फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, वो सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बताओ व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन? फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन तो प्रोटोटाइप होता है, डिक्लेरेशन क्या है या फिर प्रोटोटाइप एक ही बात है, तो ये तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन बॉडी, एक्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, कॉल करना फंक्शन को, यूजिंग फंक्शन फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से किसी भी फंक्शन को यूज करना। तो क्या होता है इनमें से फंक्शन डेफिनेशन, बताओ? डेफिनेशन का मतलब होता है उस फंक्शन की बॉडी, क्या होता है उस फंक्शन की बॉडी, ठीक है?
तो बॉडी होता है एक्चुअल में, डेफिनेशन कह सकते हैं हम उसको या फिर बॉडी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन बॉडी, जहाँ पूरा एक्चुअल उसका पूरा बॉडी लिखा हुआ होता है, जो उससे रिलेटेड जो भी कोड है उस फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ होता है ना, उसी को फंक्शन बॉडी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन। ओके, इनमें से कौन सा हमने करेक्टली लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सिंटेक्सिस। अब यहाँ देख लेना, डेफिनेशन की बात कर रहा है ना, बॉडी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो किसी भी बॉडी को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आप लोगों को देखना है। देखो फटाफट से, यहाँ सबसे फर्स्ट के अंदर में हमने लिखा अपना रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर हमने आर्ग्यूमेंट्स लिखे। अब आर्ग्यूमेंट टाइप भी लिखना होता है ना, किसी भी वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर ही करते हैं पैरामीटर्स के अंदर में, राइट। तो जब भी हम इनको डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास में इनका जो टाइप है, जो डेटा टाइप है वो भी होना चाहिए। जैसे पहले वाले का डेटा टाइप है इंट, दूसरे वाले का भी इंट है, तो वापस से लिख रहे होते हैं इस तरीके से, तो ये करेक्ट होता है। हमने यहाँ सीधा सीधा लिख दिया, सो दिस इज इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, रिटर्न टाइप हो गया, नाम हो गया, आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके रिटर्न कर दिया a+b। देखो आप लोग सही है कि नहीं, यहाँ हमने सीधा सीधा नाम से ही शुरुआत कर दी। ओके, इसके अंदर में हमने क्या किया, रिटर्न टाइप लिखा, नाम लिखा, यहाँ हमने इंट और इंट लिख दिया। अब सिर्फ डेटा टाइप हमने लिखा है, जो वैल्यूज हम लेके आएंगे कॉलिंग के टाइम पे ऐड नाम के फंक्शन के पास में, जब हम ऐड को कॉल करेंगे, जब हमने दो वैल्यूज इसको पास की, तो जब हमने वैल्यूज इसको पास की तो डेटा टाइप के पास में थोड़ी ना स्पेस होता है वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, वो तो वेरिएबल्स के पास में होता है, तो उसके लिए वेरिएबल लिखना होता है, ना कि सिर्फ डेटा टाइप। तो ये भी रॉन्ग हो गया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। बी किस तरीके से, सबसे पहला हमने अपना रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन नेम लिखा, ये हमने आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ हमने रिटर्न में a+b किया, क्योंकि हमें रिटर्न टाइप क्या था, इंटीजर, इंटीजर टाइप का कोई वैल्यू रिटर्न करना था, तो हमने दोनों को a b को ऐड किया और रिटर्न कर दिया, इंटीजर टाइप वैल्यू ही हुआ रिटर्न में, ठीक है। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू इफ, किसी भी फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी होती है, किस केस में किसी फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करनी है। इट्स अ वॉइड फंक्शन, अगर वो वॉइड फंक्शन हो। इट हैज अ रिटर्न टाइप अदर देन वॉइड, अगर उसका रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ दूसरा है। इट यूजेस पैरामीटर्स, अगर उसके पास पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में कोई अगर उसके पास में वैल्यूज हैं। इट इज डिक्लेयर्ड आफ्टर मेन, अगर उसको हमने मेन फंक्शन के बाद में डिक्लेयर किया है। तो कौन सा ऐसा केस है जिस केस में हमें फंक्शन के अंदर से वैल्यू जो है वो रिटर्न करना होता है, बताओ यहाँ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कि अगर हमारा जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड के अलावा कुछ भी दूसरा है, जैसे वो कैरेक्टर हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो डबल हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो बुलियन हो सकता है ना, वॉइड के अलावा कुछ भी दूसरा हो। वॉइड हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना होता। अगर हमें रिटर्न करना है तो जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न करना है वही हमारे पास रिटर्न टाइप में हम यूज कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट हैज अ रिटर्न टाइप अदर देन वॉइड। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन कॉल फॉर इंट मल्टीप्लाई, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसके इस फंक्शन के लिए कॉलिंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हमारे पास रहेगा। एक तरीके से प्रोटोटाइप मान लो इसको, या फिर आगे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मान लो कि ये बॉडी है आगे, ठीक है, जो भी आप मानना चाहे। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसको किस तरीके से हम कॉल करेंगे, उसके लिए कौन सा सही हमारे पास स्टेटमेंट होगा इन सब में से, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो सबसे पहला रिटर्न टाइप है इंटीजर टाइप, है ना। इट मीन्स जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब वो अपना पूरा काम करवा के जब वो वापस आ रहा होगा अपने कॉलिंग स्टेटमेंट पे,
तो वो अपने साथ एक वैल्यू रिटर्न करके लाएगा, और वो वैल्यू रिटर्न करके लाएगा वो कैसा होगा, इंटीजर टाइप, राइट। तो इसके लिए हम जब उसको कॉल करेंगे तो उससे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए ना, जो उस आने वाली वैल्यू को होल्ड करके रखे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बिठाएंगे यहाँ पे। यहाँ कॉल किया, कॉल करने से पहले हम एक वेरिएबल बिठाएंगे यहाँ पे, जब वो रिटर्न करके आए तो वो वैल्यू इसको असाइन हो जाए। अब देख लो, वैल्यू रिटर्न करके लाएगा इंटीजर टाइप, और इसका टाइप भी, वेरिएबल का टाइप भी क्या रखा हमने, इंटीजर रखा, ठीक है। यहाँ हमने सीधा सीधा इसको कॉल किया, 2 आर्ग्यूमेंट में वैल्यू चाहिए थी इसको, दोनों इंटीजर टाइप, तो हमने वैल्यूज पास कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अब ये रिटर्न करके लाएगा XYZ, जो भी, सपोज करो 50 रिटर्न करके लाया, अब जो ये रिटर्न करके लाया 50, अब वो जाके इस x को लास्ट में असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स। इनमें से फंक्शन पैरामीटर, व्हाट आर फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन पैरामीटर, या हम आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। तो फंक्शन पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड मेन। अगर मेन फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हमने, तो उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। या फिर इनपुट पास्ड टू फंक्शन, जो हम इनपुट किसी फंक्शन को पास करते हैं। तीसरा कह रहा है रिटर्न वैल्यू, जो हम वैल्यू रिटर्न करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है, किसको कहते हैं हम एक्चुअल में, जो पैरामीटर्स होते हैं उनको। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। जो हम वैल्यूज पास कर रहे होते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, है ना, या फिर किसी फंक्शन के अंदर में भी, जो भी, जैसे एक तो हमने कॉलिंग के टाइम पे यहाँ से कुछ वैल्यूज पास की, जैसे इसी में बात कर लेते हैं, यहाँ से ये जो गेट करने के लिए वेरिएबल्स बैठे हैं, ये भी पैरामीटर्स ही हैं। जब हमने कॉल किया तब जो वैल्यूज पास की, ये भी पैरामीटर्स ही है, ठीक है। ये वाले हमारे पास में एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, ये वाले हमारे पास में फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ये एक्चुअल वैल्यूज हैं जिनके साथ में आगे जाके ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, और ये फॉर्मल है, ठीक है। तो इनको एक्चुअल पैरामीटर्स कहा जाता है और इनको फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ देखो ये कोड लिखा हुआ है, इसका आउटपुट बताओ उनमें से क्या रहने वाला है। पूरा पूरा कंप्लीट कोड लिखा हुआ है, देखो इसको समझो ध्यान से। सबसे पहले हमने आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया हुआ है, नेम स्पेस यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ वॉइड ग्रीट करके हमने लिखा हुआ है, आप बताओ यहाँ पे ये क्या है। फिर मेन फंक्शन है, फिर एक नाम है, ग्रीट नाम से हमारे पास फंक्शन है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप क्या फ्लो होगा हमारे कोड का, कौन सा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से काम करेगा, उस अकॉर्डिंग क्या हमारे पास आउटपुट आएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है वॉइड ग्रीट, है ना। और जब ऐसे देखने में तो ये फंक्शन जैसा लग रहा है, और क्योंकि ये सेमीकोलन से एंड हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, आई थिंक यही कलर ठीक होगा, या फिर ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रोटोटाइप है, राइट, जिसको हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं। दूसरा ये मेन फंक्शन है, हम मेन फंक्शन में आई ग्रीट को कॉल किया, सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है वो मेन फंक्शन ही होता है। मेन फंक्शन में आई ग्रीट को कॉल किया तो सीधा सीधा इसके पास जाएंगे, राइट। अब यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो हमने कोई वेरिएबल नहीं बिठाया, उसके आर्ग्यूमेंट में कोई वेरिएबल्स नहीं है तो हमने कोई वैल्यू भी पास नहीं की। सीधा सीधा इसमें आए हेलो हैप्पी कोडिंग, जो भी सी आउट स्टेटमेंट है वो ये प्रिंट करवाएगा, प्रिंट करवाने के बाद वापस मेन फंक्शन पे जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, मेन फंक्शन का काम भी खत्म। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हेलो हैप्पी कोडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। दूसरा अगर हम थोड़े से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की यहाँ बात करें, तो सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होता है, तो मेन फंक्शन के लिए फ्रेम बनाया जाता है, कहाँ पे, स्टैक मेमोरी में, जो कि रैम का ही पार्ट होता है। फिर हमने ग्रीट को कॉल किया था, तो ग्रीट नाम का जो फंक्शन है उसको स्पेस मिला, वो एग्जीक्यूट हुआ, अगर उसके कुछ वेरिएबल्स होते तो उनको इसी फ्रेम में जो है स्पेस मिल रहा होता है। फिर जैसे ही हमने इसका काम खत्म हुआ, इसके पास एक ही स्टेटमेंट था इवैल्यूएट करवाने को, कंप्लीट हुआ, इसको डीअलोकेट कर दिया जाएगा मेमोरी से और हम अपने फ्रेम में वापस आ जाएंगे जहां से इसको कॉल किया था।
फिर अब मेन फंक्शन को देखें तो इसने भी रिटर्न 0 कर दिया, तो इसका काम भी खत्म। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन को मेमोरी मिलती है, जब हम उसको कॉल करते हैं तभी मेमोरी मिलता है। दूसरा, अगर हम वापस से, जैसे यहाँ से हम वापस एक बार और ग्रीट को कॉल कर रहे होते हैं, तो एक बार तो उसके लिए मेमोरी डीएलोकेट हो चुका था, वापस कॉल करते तो वापस बनता, फिर काम खत्म हो जाता, फिर डीएलोकेट कर दिया जाता। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखो, शो नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, प्रोटोटाइप नहीं लिखा हुआ है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उस पर भी थोड़ा फोकस करना। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आंसर रहेगा हमारे पास। गेट डोंट आस्क सी प्लस प्लस, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो सी प्लस प्लस? जो आता है वो पढ़ो ना, जब पूछा ही नहीं जाता तो क्यों पढ़ रहे हो? ओके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अब के लिए इस यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोटाइप की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने नहीं लिखा हुआ तो वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने जो मेन फंक्शन है उससे पहले इस फंक्शन का पूरा बॉडी लिख दिया, उस केस में हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है। मेन फंक्शन पे आए, मेन फंक्शन में अगर हम देखें तो हम शो को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कॉलिंग तो कुछ ऐसा होता है, और ये हमने कॉल नहीं किया है, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, सेमीकोलन लिख दिया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉल तो होने से रहा, तो कॉल तो नहीं होगा, तो कॉल ही नहीं होगा तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, राइट। ये जो शो नाम का फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे, रिटर्न 0 हो जाएगा, तो मेन फंक्शन ने भी कुछ प्रिंट नहीं करवाया, तो यहाँ पे हमारे पास नथिंग इज प्रिंटेड, कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या इसके लिए क्या एरर जनरेट होगा? हमने लिखा शो सेमीकोलन, है ना। अगर हमने कुछ ऐसा लिखा होता, कुछ ऐसा करके, है ना, या फिर हमारे पास शो नाम से कोई फंक्शन नहीं होता, कोई चीज हमारे पास होती ही नहीं, जैसे कि मैं यहाँ एक्स वाई जेड लिख दूं, एक्स वाई जेड और सेमीकोलन, क्योंकि इस नाम से हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, उस केस में एरर आ जाता कि कंपाइलर नहीं जानता ये कैसा आइडेंटिफायर है ना। बट यहाँ पे हमने सिर्फ नाम लिखा, अब नाम लिखेंगे तो वहां तक कोई एरर तो हमारे पास जनरेट नहीं होगा, बट क्योंकि हमने इसको करेक्टली कॉल नहीं किया इस तरीके से, तो वो कॉल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ना तो एरर आएगा, ना ही ये प्रिंट करवाएगा। एरर आता किस केस में? अगर शो नाम का फंक्शन नहीं होता, हमने कुछ ऐसा नाम लिख दिया जो कि जिस नाम से हमारे पास फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। शो कॉल्ड, शो कॉल्ड नहीं होगा। कॉल करने के लिए देखो ये वाले जो पैरेंथेसिस हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, फंक्शन नेम देन पैरेंथेसिस, अगर वैल्यू है तो वो भी हम यही लिख रहे होते हैं, बट पैरेंथेसिस जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ देखो सम नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, यहाँ देख के बताओ क्या आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है, और कोई फटाफट से आंसर करो। देखो अब आते हैं, सबसे पहले कंपाइलर टॉप टू बॉटम आएगा, सबसे पहले इससे मिलके जाएगा, है ना, एग्जीक्यूट तो नहीं करवाएगा बट इसको देख के जाएगा। आगे आए मेन फंक्शन पे, यहाँ पे हमने सी आउट के अंदर में लिखा है सम को कॉल करो और दो वैल्यूज हमने पास किए, तो ऑब्वियसली अब हमें पता लग रहा होगा कि सम को जब हम कॉल करेंगे तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको ये सी आउट प्रिंट करवा देगा। तो सम को कॉल करेंगे, 5 और 6 हम लेके गए, तो सम ये रहा, 5 मिल जाएगा इस ए नाम के वेरिएबल को, और ये जो 6 है ये असाइन हो जाएगा इस बी नाम के वेरिएबल को। हमने रिटर्न क्या किया, ए प्लस बी, तो यहाँ से 11 रिटर्न होके गया, तो यहाँ गया, और यहाँ पे ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने आंसर किया, ऑप्शन नंबर
ए, हमारे पास 11 जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखो मैसेज नाम से फंक्शन है और फिर हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग बताओ क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी। ओके, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आए मेन फंक्शन पे, मैसेज नाम के फंक्शन को कॉल किया। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कॉलिंग स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही है। मेन को हमने मैसेज को कॉल किया, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो वेरिएबल नहीं बिठाया, यहाँ तक सही है। आर्ग्यूमेंट में कोई वेरिएबल नहीं है उसके पास तो कुछ भी पास नहीं किया, अभी तक सही है। कॉलिंग स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कॉल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कीवर्ड जहां भी आ जाता है किसी भी फंक्शन के अंदर में, तो हम सीधा सीधा उस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, उससे आगे वाले जो स्टेटमेंट्स हैं वो इवेलुएट नहीं होते। जैसे ही किसी फंक्शन में रिटर्न मिलता है हम सीधा सीधा उससे बाहर चले जाते हैं फंक्शन से, ठीक है। तो इस वाले स्टेटमेंट तक चांस ही नहीं बनता कि हम कभी आएंगे। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अनरीचेबल बन गया, जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो सीधा सीधा रिटर्न हो जाएगा, तो कुछ भी एरर भी नहीं आएगा, बट कुछ प्रिंट भी होके हमारे पास नहीं आया। सो यहाँ पे नथिंग, बी, ऑप्शन नंबर बी। हेलो प्रिंट होता जब जब ये रिटर्न नहीं होता। कंपाइलेशन एरर भी नहीं आएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इसके साथ कुछ वैल्यू ही लिखें, ओनली जो रिटर्न कीवर्ड है उसके थ्रू भी हम अपने फंक्शन से बाहर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये स्केयर नाम का फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, यहाँ बताओ। और सबसे पहले सिंटेक्स भी हमें देख लेना है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आएंगे मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन से हमने स्केयर नाम के फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने वैल्यू लेके गए क्या, 3 + 1 यानी कि 4। तो यहाँ से ये जो x नाम का वेरिएबल था इसको क्या साइन हो जाएगा, 4। और क्योंकि अब हम रिटर्न करके एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेके आएंगे तो हमने यहाँ पे रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी रखा हुआ है ना, उस वैल्यू को गेट करने के लिए, x इंटू एक्स। तो यहाँ पे 4 4 × 16 है ना। तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और ये जो वैल्यू रिटर्न करके जाएगा ये कौन से वेरिएबल को अलोकेट होगा, यहाँ पे इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं, तो अभी तक कोई एरर नहीं आया, ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ हमारे पास टेस्ट नाम से फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, इससे हमने कॉल किया। अब बताओ क्या कोई एरर रहेगा या फिर क्या हमारे पास रिजल्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने टेस्ट को कॉल किया, हमें सिंटेक्सिस पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है। आर्ग्यूमेंट में हमने कुछ भी पास नहीं किया, जबकि यहाँ देखें तो ये एक वैल्यू आर्ग्यूमेंट में मांग रहा था, राइट। बट यहाँ पे अभी के लिए ये जो सिंटेक्स है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, है ना, जब हम ऊप्स पढ़ेंगे वहां हमारे पास होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। उस केस में अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन भी होता जो कि 0 आर्ग्यूमेंट वाला होता सेम नाम से, है ना, उस केस में ये इस फंक्शन को कॉल ना करके उस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा होता जिसके पास में 0 आर्ग्यूमेंट्स है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे केसेस में जब हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट में हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया, बट यहाँ अगर हम देखें तो हमने वेरिएबल लिया और इसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी। इट मीन्स अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी यहाँ वैल्यू है वो इसको डिफॉल्टली असाइन हो जाएगा और ये उसको प्रिंट करवा देगा, जो कि इस केस में हो रहा है।
तो यहाँ पे x जो है 10 वैल्यू असाइन किया जाएगा, x को 10 को प्रिंट करवा देगा, तो 10 हमारे पास एज अ रिजल्ट आ जाएगा। बट जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे इस प्रॉब्लम को हम वहां डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा कि जब हमारे पास मल्टीपल फंक्शन सेम नाम से हों और वही मैंने कोई ऐसा फंक्शन बनाया सेम टेस्ट नाम से और जिसके 0 आर्ग्यूमेंट्स हुए, पैरामीटर में उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको कॉल करने की बजाय इस वाले को ही कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई सिंटेक्स एरर यहाँ नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास एज अ रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे शो नाम का वेरिएबल है, सॉरी शो नाम से फंक्शन है, मेन फंक्शन है। यहाँ से हमने शो को कॉल किया तो 5 असाइन, हमने 5 पैरामीटर में पास किया। तो सबसे पहला जो वेरिएबल है x, इसको 5 असाइन हो जाएगा। दूसरा जो y नाम का वेरिएबल है उसको यहाँ से 20 असाइन हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू पास नहीं की। अगर हम 20 या कुछ वैल्यू दूसरा पास करते तो वो दूसरा वैल्यू इसको असाइन हो जाता, बट क्योंकि हमने एक ही वैल्यू पास की है तो बाय डिफॉल्ट ये जो y है इसको क्या असाइन हो जाएगा यहाँ से 20। तो x का वैल्यू हमारे पास 5 है और y का वैल्यू हमारे पास 20 है। सो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। और वही सेम केस यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग होता तो चीजें कुछ अलग होती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऐड नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, कॉल किया, ऐड को 5 हमने आर्ग्यूमेंट्स में पास किया है। अब देखो इंटीजर टाइप रिटर्न वैल्यू है, तो क्या इस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऐड को कॉल करते हैं, 5 हमने पास किया, ये रहा ऐड नाम का फंक्शन। तो ए वेरिएबल जो है अगर हम पास नहीं करते तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू 2 हो जाता, बट क्योंकि हमने पास किया है तो ए का वैल्यू क्या रहेगा 5। बी के लिए हमने कुछ भी वैल्यू दूसरा पास नहीं किया तो बी का वैल्यू 3 ही रहेगा, ओके। अब इन दोनों को ऐड करके तो यहाँ पे जो a प्लस बी है 5 प्लस 3 जो 8 है वो यहाँ पे रिटर्न में चला जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं सिंटेक्स भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा था, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब ये जो वैल्यू रिटर्न करके जाएगा, ये जो 8 रिटर्न करके जाएगा, ये किसके पास जाएगा, इस सी आउट के पास में, और ये सी आउट उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने आंसर किया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन है, कॉल कर रहे हैं, यहाँ देखो करेक्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, देखो अगर 10 जो है वो उस केस में आता जब हमने यहाँ से रिटर्न किया होता और वो रिटर्न में जाके यहाँ आता तो सी आउट उसको प्रिंट करवा देता, उस केस में हमारे पास 10 जो है वो प्रिंट होके आता। बट यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं किया है वैल्यू, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें तो हमने रिटर्न नहीं किया है वैल्यू। देखो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न होना चाहिए, तो हमने रिटर्न कीवर्ड तो यूज कर लिया। अगर ये कोई वॉइड टाइप का फंक्शन होता, वहां हमने डायरेक्ट हमने रिटर्न किया होता तो हम उस फंक्शन से सीधा सीधा बाहर आ जाते, कोई वैल्यू हम अपने साथ लेके नहीं आए। बट जब हमने यहाँ लिखा है कि ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको यहाँ से एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करनी थी, ठीक है, जो कि यहाँ जाती तो सी आउट उसको प्रिंट करवा देता। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि कंपाइलेशन एरर हमारे पास रहेगा, कि कंपाइलर कहेगा कि यहाँ पे आपको रिटर्न करना जरूरी है क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होने वाला है, तो हमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू यहाँ से रिटर्न करनी होगी, ठीक है, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। ये उस केस में वैलिड होता अगर ये इंटीजर टाइप ना होके वॉइड होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
यहाँ देखो ऐड नाम का फंक्शन है, मेन फंक्शन से कॉल किया हमने इसको। यहाँ पे हमने ऐड को कॉल किया, दो वैल्यूज हम लेके गए 1 एंड 2, ए को 1 असाइन हो जाएगा, बी को 2 असाइन हो जाएगा। फिर हम इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो जो भी रिटर्न करके लाएंगे वो इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर कॉल करें तो सी आउट के अंदर में एडिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगा सबसे पहले। अब जैसे एडिंग प्रिंट होगा उसके बाद में हम a प्लस बी रिटर्न कर रहे होंगे यानी कि 3, तो 3 रिटर्न होके यहाँ रिजल्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। बट प्रिंट होके क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो वो सिर्फ एडिंग होगा क्योंकि हमने प्रिंट सिर्फ एडिंग को करवाया है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नथिंग नहीं रहेगा, हमने प्रिंट करवाया है तो एडिंग प्रिंट होगा। दूसरा ये जो 3 है, ऑप्शन नंबर ए जो बताया आप लोगों ने, जो 3 है ये उस केस में प्रिंट होता अगर हमने यहाँ सी आउट करके रिजल्ट को प्रिंट करवाया होता यहाँ आके। बट हमने क्योंकि प्रिंट नहीं करवाया है तो सिर्फ सी आउट के अंदर में हमने एडिंग प्रिंट करवाया, उस अकॉर्डिंग सिर्फ एडिंग हमारे पास प्रिंट होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मेन फंक्शन है, फिर टेस्ट नाम से फंक्शन है और यहाँ पे हमने टेस्ट को कॉल किया, 5 असाइन किया, तो उस अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा। ऑप्शन नंबर ए बी 5। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से हमने टेस्ट को कॉल किया, हम लेके गए यहाँ से 5, ये जो 5 है ये x नाम के वेरिएबल को असाइन हो गया। अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, x प्लस प्लस। अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, कौन सा इंक्रीमेंट है ये, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये रिटर्न पहले कर देगा अपना वैल्यू, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। तो पहले जो इसका वैल्यू 5 है वही ये रिटर्न कर देगा, तो इसके पास रिटर्न होके भी वापस क्या आया, 5 ही आया, जो कि ये सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 5 है। ये वाला जो वेरिएबल है इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट हमने जो वैल्यू पास किया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना, इसी का वैल्यू चेंज होगा। अब जैसे हम वापस यहाँ आ रहे होंगे तब तक तो ये मेमोरी से डीएलोकेट भी हो चुका होगा, तो हम रिटर्न में लेके क्या आए, अपने साथ में 5 लेके आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो फटाफट से, जो भी आप लोगों का डाउट है फंक्शन से रिलेटेड वो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप लोग हैप्पी कोडिंग ऐप पे जाके पूरा कोर्स जो है वो आप लोग परचेज कर सकते हो। ओके, बाकी और कोई कोर्सेज में अगर आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे हैप्पी कोडिंग ऐप पे। तो फटाफट से जाओ और कोर्सेज जो है परचेज करो और अपना लर्निंग आज ही स्टार्ट करो। ठीक है, थोड़ा बहुत जिस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने या तो सी लैंग्वेज पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना, और सी प्लस प्लस में ये सब चीज़ें स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही था कि जिन्होंने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा हुआ तो वो सीधा सीधा जो है सी प्लस प्लस से ही अपना स्टार्ट कर सके पूरा लर्निंग, तो सी अलग से जाके ना पढ़नी पड़े। सी प्लस प्लस में मेन चीज़ें हमारे पास सिर्फ ऊप्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखो बहुत सारी जगह सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज होता है, आज के टाइम पे जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं गेम डेवलपमेंट में। गेम डेवलपमेंट में हम सबसे ज़्यादा सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, और अगर आज भी आप लोग सी प्लस प्लस के बिहाफ पे किसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे पैकेज पे आप लोगों का सिलेक्शन भी हो सकता है। बाकी मोस्टली हम गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बाकी भी हम काफ़ी सारी जगह यूज़ कर रहे होते हैं सी प्लस प्लस को। जैसे गेम डेवलपमेंट में ही एक इंजन होता है यूनिटी नाम से, वो कम्प्लीटली सी प्लस प्लस लैंग्वेज में बनाया गया है ना। और जो भी बैकएंड मैनेज करने के लिए हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उनमें एक सी प्लस प्लस भी आता है, तो बैकएंड को मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरा, आज के टाइम पे जो हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो पूरा का पूरा सी प्लस प्लस में बना हुआ है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ
पढ़ने के लिए सी प्लस प्लस को पढ़ते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। आज भी इंडस्ट्री में चलने वाली लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। सबसे ज्यादा सी प्लस प्लस यूज होती है ना। बाकी जावा, और जावा तो शायद मैंने देखा नहीं है जावा के थ्रू। बाकी पाइथन जो है वो क्योंकि सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पाइथन को प्रेफरेंस देते हैं। तो पाइथन के बिहाफ पे भी काफी सारे लोग आगे जाते हैं गेम डेवलपमेंट में या फिर काफी सारी चीजों में, है ना। पाइथन तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ही यूज होती है, मशीन लर्निंग वगैरह इन सब चीजों में सबसे ज्यादा मेन जो लैंग्वेज है वो पाइथन ही है। तो पाइथन का भी अपना बहुत अच्छा स्कोप है इंडस्ट्री में, और जावा तो हमेशा से एडवांस रही ही है। अगर आप लोग सी प्लस प्लस के बिहाफ पे जाओगे तो सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी होगा कि आप कहोगे मुझे सी प्लस प्लस आती है और वो क्वेश्चन करेंगे जावा के, पाइथन के। तो जिस बिहाफ पे आप कंपनी में जाओगे तो क्वेश्चन तो उसी अकॉर्डिंग आएंगे ना। आप कहोगे कि मैं जावा के बिहाफ पे जा रहा हूँ तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फिर सी प्लस प्लस को क्यों पूछेंगे वो। बट अगर हम बात करें कि जैसे हमारे कॉलेजेस के अंदर में जो कंपनीज आती हैं हायरिंग करने के लिए, वो जो क्वेश्चंस करती हैं, अब उनका हम नहीं कह सकते कि वो कौन सी लैंग्वेज से क्वेश्चंस करेंगी। वो सी से भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सी लैंग्वेज से होते हैं, क्योंकि वो आपके बेसिक्स को दर्शाता है कि आपके बेसिक कितने स्ट्रोंग हैं। दूसरा, ऊप्स वाली अगर बात आ जाती है तो वहां पे या तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर सी प्लस प्लस। अब ऊप्स है, अब वो चाहे आप जावा के थ्रू कर रहे हो या फिर सी प्लस प्लस के थ्रू, बात तो सेम ही हो गई, है ना। तो जिस बिहाफ पे आप कंपनी में जाते हैं आपसे क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड किए जाते हैं। अगर आप कहें मैं फ्रेशर हूँ, मुझे सिर्फ सी लैंग्वेज आता है, तो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एज अ फ्रेशर आपको एज अ इंटर्न वहां रख लिया जाएगा। बट काफी सारी जो कंपनीज आज के टाइम पे इंटर्न्स को भी नहीं रखती हैं ऐसे, पेड तो बिल्कुल भी नहीं रखती हैं, है ना। पेड इंटर्नशिप तो आज के टाइम पे ऐसे खत्म ही हो गई है। तो जैसे भी आप लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।